हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी विद रश्मि। आज के वीडियो में हम अध्याय 16 जो कि इंडियन पिनल कोड 1860 के अंतर्गत है, जो इसमें धारा 349 सेक्शन 349 और उससे आगे के सेक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो आपराधिक बल और हमले के विषय में बात करती है। धारा 349 और उसके आगे के कुछ धाराएं आपराधिक बल और हमले के विषय में बात करती हैं। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे की तरफ बढ़ें, उम्मीद है आपने बेयर एक्ट ओपन कर लिया होगा। पेन, पेपर, मार्कर, हाइलाइटर ये सभी आपके पास होंगे और साथ ही साथ आप नोट्स बनाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे होंगे। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते हुए चलिए। पेन, पेपर, हाइलाइटर, मार्कर साथ में लेकर बैठिए और जो कुछ भी हम पढ़ाते चल रहे हैं उसे आप सुनते हुए और नोट डाउन करते हुए चलिए, जिससे आपका अपना एक हैंड रिटन नोट्स तैयार हो जाएगा। यदि अभी तक आपने नोट्स बनाना शुरू नहीं किया है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सेक्शन 1 से लेकर के अभी तक जितने भी सेक्शंस मैंने कंटिन्यू सारे सेक्शंस पढ़ाए हुए हैं, कोई भी सेक्शन मैंने छोड़ा नहीं है। तो पहली बार जब आप बेयर एक्ट उठाते हैं तो आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है, आपको सारे सेक्शंस पढ़ाने हैं। तो ऐसे बच्चों को ध्यान में रखते हुए मैंने सारे सेक्शंस पढ़ाया है। तो आप और अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं फिर भी अगर आप एक बार सारे सेक्शंस को थोरो पढ़ लेंगे तो आपका ये रिवीजन ही हो जाएगा। और अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं या फिर आप लॉ से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप LLB के स्टूडेंट हैं या LLB पास आउट हैं, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जिसमें इंडियन पिनल कोड से संबंधित सवाल आने वाले हैं, तो आपके लिए ये वीडियो और ये पूरी सीरीज़ जो इंडियन पिनल कोड की बेयर एक्ट की हमने शुरू की है, ये सभी आपके लिए बहुत 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 बेनिफिशियल है। अभी तक हमने सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 348 तक बहुत ही डिटेल में कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और सारी वीडियोस को ज़रूर देखिए और साथ ही साथ अपना नोट्स ज़रूर बनाइए। सेक्शन 349 जो बल के बारे में बात करती है, कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर बल का प्रयोग करता है यह कहा जाता है, या यदि वह उस अन्य व्यक्ति में गति परिवर्तन या गतिहीनता कारित कर देता है। यदि वह किसी पदार्थ की ऐसी गति परिवर्तन या गतिहीनता कारित कर देता है जिससे उस पदार्थ का स्पर्श उस अन्य व्यक्ति के शरीर के किसी भाग से या किसी चीज़ से जिससे वह अन्य व्यक्ति पहने हुए हैं या ले जा रहे हैं, या किसी ऐसी चीज़ से जो इस प्रकार स्थित है कि ऐसे संस्पर्श से उस अन्य व्यक्ति की संवेदन शक्ति पर प्रभाव पड़ता है, परंतु यह तब जबकि गतिमान, गति परिवर्तन या गतिहीन करने वाला व्यक्ति उस गति परिवर्तन या गतिहीनता को इतस्मिन् पश्चात वर्णित 3 तरीकों में से किसी एक द्वारा कारित करता है। बल के बारे में आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, और जो कि किसी पदार्थ की गति परिवर्तन या गतिहीनता कारित कर देने से संबंधित होता है। अब यहाँ पर ऐसा बल किसी व्यक्ति को नुकसान पहुँचाता है उसके शरीर में स्पर्श करके, या उसने अगर कोई सामान पकड़ रखा है उसके सामान में स्पर्श करके, और उस स्पर्श से उस बल में फेंकी गई या गति लाई गई, गति परिवर्तित की गई या गतिहीन की गई जो भी वस्तु या पदार्थ है उसके संपर्क में आने पर व्यक्ति जो है वह उसकी संवेदन शक्ति प्रभावित होती है। और ऐसी संवेदन शक्ति प्रभावित होने के लिए 3 आवश्यक कंडीशन है। पहला कि अपनी निजी शक्ति द्वारा, निजी शारीरिक शक्ति द्वारा, यानी जो बल कारित करने वाला व्यक्ति है, जो अपराध कारित करने वाला व्यक्ति है, वह अपनी निजी शारीरिक शक्ति द्वारा
या किसी पदार्थ के इस प्रकार व्ययन द्वारा कि उसके अपने या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई अन्य कार्य के किए जाने के बिना ही गति या गति परिवर्तन या गतिहीनता घटित होती है। और तीसरी स्थिति, किसी जीव जंतु को गतिमान होने, गति परिवर्तन करने या गतिहीन होने की उत्प्रेरणा द्वारा। अगर इस प्रकार का कोई व्यक्ति कृत्य कारित करता है तो वह बल का प्रयोग करता है, ऐसा माना जाता है। तो इस प्रकार धारा 349 सेक्शन 349 में बल की परिभाषा के बारे में हमने समझा। सेक्शन 350 सेक्शन धारा 350 जो है वह आपराधिक बल के बारे में बात करती है। आपराधिक बल की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की धारा 350 में दी गई है। जो कोई किसी व्यक्ति पर उस व्यक्ति की सम्मति के बिना बल का प्रयोग किसी अपराध को करने के लिए या उस व्यक्ति को जिस पर बल का प्रयोग किया जाता है क्षति, भय या क्षोभ ऐसे बल के प्रयोग से कारित करने के आशय से या ऐसे बल के प्रयोग से संभाव्यतः कारित करेगा, यह जानते हुए संशय करता है, वह उस व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है, यह कहा जाता है। धारा 350 के अनुसार ये ऐसा अपराध है जो क्षति, भय या क्षोभ ऐसे बल के प्रयोग करने के आशय से या ऐसे बल के प्रयोग से कारित किया जाता है, तो इसे आपराधिक बल कहते हैं, आपराधिक बल कहा जाता है। दृष्टांत के माध्यम से समझते हैं इसे। दृष्टांत क, यह नदी के किनारे रस्सी से बंधी हुई नाव पर बैठा है। क रस्सियों को उद्बंधित करता है और इसी प्रकार नाव को धारा में साशय बहा देता है। यहाँ क य को साशय गतिमान करता है और वह ऐसा उन पदार्थों को ऐसी रीति से व्ययनित करता है कि किसी व्यक्ति की ओर से कोई अन्य कार्य किए बिना ही गति उत्पन्न हो जाती है। अतएव क ने य पर बल का प्रयोग साशय किया है और यदि उसने य की सम्मति के बिना यह कार्य कोई अपराध करने के लिए या यह आशय रखते हुए या यह संभाव्य जानते हुए किया है कि ऐसे बल के प्रयोग से वह य को क्षति, भय या क्षोभ कारित करे। इस प्रकार ये सारे दृष्टांत जो आपराधिक बल की व्याख्या करते हैं, ये समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। दृष्टांत 4 देखते हैं हम, जिसमें बताता है कि क य की सम्मति के बिना एक कुत्ते को य पर झपटने के लिए भड़काता है। यहाँ यदि क का आशय य को क्षति, भय या क्षोभ कारित करने का है तो उसने य पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है। इस प्रकार जो आवश्यक तत्व निकल के आते हैं वो ये हैं कि किसी व्यक्ति पर बल का एक आशयपूर्ण प्रयोग अवश्य होना चाहिए और ऐसा बल उस व्यक्ति की सहमति के बिना अवश्य प्रस्तुत किया गया होना चाहिए। और यह अवश्य प्रस्तुत किया गया है कैसी स्थिति में? तो तब जब कोई अपराध कारित किए जाने के लिए या उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध यह प्रयुक्त किया गया है उपहति, भय या क्षोभ कारित करने के आशय के साथ प्रयुक्त किया गया है। धारा
49 में बल और धारा 350 में आपराधिक बल के बारे में समझा। अब हम धारा 351 जो कि हमला के अपराध के विषय में बात करती है। धारा 351 सेक्शन 351 के अनुसार जो कोई अंग विक्षेप या कोई तैयारी इस आशय से करता है या यह संभाव्य जानते हुए करता है कि ऐसे अंग विक्षेप या ऐसी तैयारी करने से किसी उपस्थित व्यक्ति को यह आशंका हो जाएगी कि वह वैसा अंग विक्षेप या तैयारी करता है, वह उस व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करने ही वाला है, वह हमला करता है, यह कहा जाता है। स्पष्टीकरण बताती है कि केवल शब्द हमले की कोटि में नहीं आते हैं। अगर कोई शब्दों से हमला करता है तो वह हमले की कोटि में नहीं आते हैं, किंतु जो शब्द कोई व्यक्ति प्रयोग करता है वे उसके अंग विक्षेप या तैयारियों को ऐसा अर्थ दे सकते हैं जिससे वे अंग विक्षेप या तैयारियां हमले की कोटि में आ जाएं। दृष्टांत के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। दृष्टांत क बताती है कि य पर अपना मुक्का क इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए हिलाता है कि उसके द्वारा य को यह विश्वास हो जाए कि क य को मारने ही वाला है, तो यहाँ पे क ने हमला किया है, हमले का अपराध किया है। दृष्टांत ग देखते हैं जिसमें बताया गया है य से यह कहते हुए कि मैं तुम्हें पीटूंगा, क एक छड़ी उठा लेता है। यहाँ यद्यपि क द्वारा प्रयोग में लाए गए शब्द किसी अवस्था में हमले की कोटि में नहीं आते हैं और यद्यपि केवल अंग विक्षेप बनाना जिसके साथ अन्य परिस्थितियों का अभाव है हमले की कोटि में न भी आए, तथापि शब्दों द्वारा स्पष्टीकृत वह अंग विक्षेप हमले की कोटि में आ सकता है। हमला के लिए जो आवश्यक तत्व हैं वो ये कि कोई संकेत करना या एक दूसरे की उपस्थिति में एक व्यक्ति द्वारा तैयारी एवं आशय या संभावना का ज्ञान कि ऐसा संकेत या तैयारी उपस्थित व्यक्ति को आशंका करने के लिए कारित करेगी कि इसे बनाने वाला व्यक्ति उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने वाला है। धारा 352 यह गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दंड के विषय में बात करती है और इसके लिए दंड निर्धारित किया गया है। दोनों में से किसी भी भांति का कारावास, चाहे वह सादा हो सकता है या कठोर, जो कि 3 मास तक की अवधि का हो सकेगा, या जुर्माना जो कि 500 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 352 के स्पष्टीकरण के अनुसार धारा 352 के अधीन किसी अपराध के दंड में कमी गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण नहीं होगी यदि वह प्रकोपन अपराध के लिए प्रतिहेतु के रूप में अपराधी द्वारा इप्सित या स्वेच्छया प्रकोपित किया गया हो, अथवा यदि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा किया गया हो जो विधि के पालने में या किसी लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक की शक्ति के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो, अथवा यदि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा दिया गया हो जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो। प्रकोपन अपराध को कम करने के लिए पर्याप्त गंभीर और अचानक था या नहीं, यह तथ्य का प्रश्न है। एक वाद है, बलराम बनाम चमरू का वाद है, जिसमें न्यायालय ने कहा कि अचल संपत्ति से निष्कासित करने के लिए अपराध कारित करने के साधनों का प्रयोग करना आपराधिक बल है। यह धारा 350 आपराधिक बल से संबंधित वाद, इसे आप नोट डाउन कर लेंगे। बलराम बनाम चमरू, इसमें न्यायिक निर्णय किया गया कि अचल संपत्ति से निष्कासित करने के लिए अपराध कारित करने के साधनों का प्रयोग करना जो है वह आपराधिक
बल के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार एक विजय दत्त झा का मामला 1947 नागपुर का वाद है, इसे भी आप नोट डाउन कर लेंगे। इस वाद में बताया गया कि किसी व्यक्ति को भरी हुई पिस्तौल बताना या उस पर पिस्तौल तानना यह हमला है। यह हमले से संबंधित धारा 351 से संबंधित वाद है। विजय दत्त झा का मामला 1947 नागपुर, इसे आप नोट डाउन कर लेंगे। धारा 351 के बारे में जब हमला के बारे में हमने पढ़ा, स्टीफन बनाम मेयर्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाद है इससे संबंधित, आप इसे नोट कर लीजिए। स्टीफन बनाम मेयर्स, इस वाद में बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर प्रहार करने के आशय से धमकी देते हुए या उसकी ओर बढ़ता है, जिससे यदि रोका न गया होता तो उसके मुक्के का प्रहार दूसरे व्यक्ति पर ही गिरा होता, तो वह हमला कारित करने का दोषी माना गया, भले ही जिस समय उसे रोका गया वह इतने नज़दीक नहीं था कि उसके द्वारा किया गया प्रहार जो है वह अस्थायी प्रभावी होता। धारा 352 में आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दंड के विषय में जान लिया हमने। धारा 353, यह लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग के अपराध के विषय में बात करती है, और इसके लिए जो दंड का विधान है वह 2 वर्ष तक की अवधि के किसी भी भांति का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किए जाने की व्यवस्था धारा 353 करती है। धारा 354, यह स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने के अपराध के विषय में बात करती है। धारा 354 के अनुसार जो कोई स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से, लज्जा भंग इसको आप इम्पॉर्टेंट हाईलाइट कर लेंगे, जो कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से या यह संभावित जानते हुए कि एतद् द्वारा वह उसकी लज्जा भंग करेगा उस स्त्री पर हमला करता है, तो यहाँ आपराधिक बल का प्रयोग किया गया यह माना जाएगा। और उसके लिए न्यूनतम 1 वर्ष के कारावास और अधिकतम 5 वर्ष तक के कारावास, जो कि दोनों में किसी भी भांति का हो सकेगा, सादा या कठोर, से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 354, धारा 354 से संबंधित एक वाद है। राजू पांडुरंग महाले बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2004 का यह वाद है। इसमें अभी निर्धारित किया गया कि किसी महिला का शीलभंग क्या है, इसे कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। किसी महिला के शीलभंग का सार उसका लिंग है। अभियुक्त का आपराधिक आशय ही उसका मूल तत्व है। महिला की प्रतिक्रिया अत्यंत सुसंगत है, किंतु उसका अभाव सदैव निर्णायक नहीं है। और धारा 354 में शील वह तत्व है जो मनुष्य में केवल नारी में ही निहित किया गया है। जो लज्जा भंग की बात है वह मनुष्य में केवल नारी में ही निहित किया गया है। यह एक गुण है जो केवल नारी जाति से जुड़ा है। किसी महिला को पकड़कर खींचना, उसकी साड़ी उतारना, साथ ही लैंगिक सहवास के लिए याचना करना ऐसे कृत्य हैं जो महिला के शीलभंग के रूप में आते हैं। अपराध के गठन के लिए यह ज्ञान ही पर्याप्त है कि महिला का शीलभंग होने की संभावना है, भले ही जानबूझकर ऐसे शीलभंग किए जाने का आशय न रहा हो। यह सुनिश्चित करने के लिए कि शीलभंग हुआ है या नहीं, इसका यही परीक्षण है कि क्या अपराधी का कृत्य ऐसा था जो किसी महिला की मर्यादा के प्रति सदमा पहुंचाने वाला हो। यह राजू पांडुरंग महाले बनाम
महाराष्ट्र राज्य 2004 के बाद में इतनी बातें निर्धारित की गई थी। और इससे संबंधित एक अन्य वाद है अजहर अली बनाम पश्चिम बंगाल राज्य का 2014 का वाद है, जिसमें कि अभी निर्धारित किया गया कि अपीलार्थी एक युवा लड़की का शीलभंग कारित करने का जघन्य घृणित अपराध कारित किया था, अतएव अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ यहाँ पे नहीं दिया जा सकता है, ऐसा बताया गया। और एक बलदेव सिंह बनाम राज्य का विवाद है धारा 354 से रिलेटेड। इस वाद में परिवादी अपने घर के अंदर खाना बना रही थी तथा उसी के पास उसकी मित्र बैठी हुई थी और अभियुक्त उसके घर में घुस गया। अभियुक्त ने उसे पकड़ तदनुसार उसको अपने बाह पास में लिया और उसके प्राइवेट पार्ट्स को पकड़ने की कोशिश की। जब दोनों ने शोर मचाना प्रारंभ किया और पड़ोसी उस जगह पर आ गए तो अभियुक्त चुपचाप वहां से चला गया। अभियुक्त यह स्पष्ट करने में असमर्थ रहा कि वह उस समय घर में क्यों विद्यमान था। तो इन तथ्यों के आधार पर धारा 354 में वर्णित अपराध के लिए उसे दोष सिद्धि प्रदान की गई थी और धारा 354 के तहत बलदेव सिंह बनाम राज्य में अभियुक्त को आपराधिक बल के प्रयोग द्वारा स्त्री की लज्जा भंग करने का अपराध किया है, ऐसा बताया गया। और यह जो बलदेव सिंह का मामला है, इसे उड़ीसा उच्च न्यायालय ने अभी निर्धारित किया था कि स्त्री के स्तन को दबाना, उसकी किसी प्राइवेट पार्ट्स को पकड़ना स्त्री की लज्जा भंग करने के समान है। धारा 354 क किसी स्त्री को वस्त्रहीन करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। धारा 354 क के अनुसार जो कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से यह संभाव्य जानते हुए कि ऐसे हमले द्वारा वह किसी सार्वजनिक स्थान पर उसके कपड़े उतारकर या उसे नग्न होने के लिए विवश करके उसकी लज्जा भंग करेगा या करवाएगा, उस स्त्री पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग करेगा या स्त्री पर हमला करने के लिए दुष्प्रेरण या षड्यंत्र करेगा या ऐसा आपराधिक बल प्रयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, यानी न्यूनतम 1 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। 354 का जो है वह लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड के विषय में बात करती है। और धारा 354 का जो है वह भारतीय दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा अंतः स्थापित किया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इसके अंतः स्थापन के विषय में क्वेश्चन भी आ चुके हैं कि धारा 354 क को भारतीय दंड संहिता 1860 में कब जोड़ा गया, तो भारतीय दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा इसमें अंतः स्थापित किया गया है। धारा 354 क के अंतर्गत कोई ऐसा निम्नलिखित कार्य, अर्थात पहले नंबर पे क्या दे रहा है, अवांछनीय एवं सुव्यक्त लैंगिक संबंधों के बनाने को अंतर्ग्रस्त करने वाला शारीरिक संपर्क एवं अंग क्रियाएं या यौन स्वीकृति की मांग या अनुरोध या स्त्री की इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाना या लैंगिक आभासी टिप्पणियां करना, इनमें से कोई कार्य करने वाला लैंगिक उत्पीड़न के अपराध का अपराधी होगा। और यह नंबर 1 की बात हो गई। नंबर 1 के अंतर्गत 4 कैटेगरीज दी हुई हैं। इन चारों प्रकार का अगर
कार्य कोई करता है तो लैंगिक उत्पीड़न के अपराध का अपराधी माना जाएगा। और दूसरे नंबर पे कोई पुरुष जो उपधारा 1 के खंड 1 या खंड 2 या खंड 3 में विनिर्दिष्ट अपराध कारित करेगा कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। और पॉइंट 3, कोई पुरुष जो उपधारा 1 के खंड 4 में विनिर्दिष्ट अपराध कारित करेगा दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी। यानी लैंगिक आभासी टिप्पणी करने का अगर कोई अपराध करेगा कोई पुरुष तो उसे 1 वर्ष की अवधि या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। और लैंगिक आभासी टिप्पणियाँ छोड़कर अन्य 3 प्रकार के जो 354 क की उपधारा 1 में दी गई है, इन 3 प्रकार का अपराध अगर कोई पुरुष करता है तो उसके लिए 3 वर्ष तक की अवधि के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। धारा 354 ख यह विवस्त्र करने के साशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग के अपराध की बात करता है और इसके लिए न्यूनतम 3 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडित किए जाने का प्रावधान है। और धारा 354 ग यह दृश्य रतिकता के अपराध से संबंधित है, जिसका अर्थ है मात्र कोई दृश्य देखकर प्रसन्न होना या प्रसन्नता या सुख प्राप्त करना। तो धारा प्रावधान करती है कि कोई मनुष्य जो किसी महिला को प्राइवेट काम में व्यस्त देखता है अथवा उसे उस कार्य में व्यस्त रहते इसके प्रतिमा या चित्र देखता है वह अपराध है। धारा 354 ग धारा 354 ग के अनुसार दृश्य रतिकता का अपराध क्या है कि कोई मनुष्य जो किसी महिला को प्राइवेट काम में व्यस्त देखता है अथवा उसे उस कार्य में व्यस्त रहते इसके प्रतिमा या चित्र देखता है तो वह धारा 354 ग के अनुसार अपराध करता है। धारा 354 ग पीछा करना के अपराध के बारे में बात करती है। ऐसा कोई पुरुष जो किसी स्त्री या उससे व्यक्तिगत अन्योन्य क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उस स्त्री द्वारा स्पष्ट रूप से अनिच्छा उपदर्शित किए जाने के बावजूद बारंबार पीछा करता है और संपर्क करता है या संपर्क करने का प्रयत्न करता है, अथवा जो कोई किसी स्त्री द्वारा इंटरनेट या ईमेल या किसी अन्य प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का प्रयोग किए जाने को मॉनिटर करता है, पीछा करने का अपराध करता है, ऐसा माना जाएगा। इसके लिए परंतुक है। इन परंतुकों को छोड़कर पीछा करने का अपराध जो है वह पीछा करना अपराध है इन परंतुकों को छोड़कर कि उसे अपराध को निवारित करने या उसका पता लगाने के प्रयोजन से किया गया था और पीछा करने वाले अभियुक्त पुरुष को राज्य द्वारा अपराध का निवारण करने और उसका पता लगाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था, या पीछा किसी विधि के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा अधिरोपित किसी शर्त या उपेक्षा का अनुपालन करने के लिए किया गया था, या विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसा आचरण कि युक्त और न्यायोचित था। जो कोई पीछा करने का अपराध कारित करेगा वह प्रथम दोष सिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और दूसरी या पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी, के कारावास से तथा जुर्माने से दंडनीय होगा। धारा 355 जो गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से
उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग के अपराध की बात करता है और इसके लिए 2 वर्ष तक की अवधि के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। और धारा 356 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाली संपत्ति की चोरी के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग की बात करता है, जिसके लिए 2 वर्ष तक की अवधि के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। और धारा 357 किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग आदि के अपराध के विषय में बात करता है। उस व्यक्ति का और धारा 357 के अपराध के लिए 1 वर्ष तक के जुर्माने या 1000 रुपये, 1 वर्ष तक की कारावास या 1000 रुपये तक का जुर्माना से दंडित किए जाने का प्रावधान धारा 307 के अपराध के लिए 357 के अपराध के लिए किया गया है। और धारा 358 सेक्शन 358 या गंभीर प्रकोपन मिलने पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग जैसे अपराध के विषय में बात कर रही है। और धारा 358 के अंतर्गत आने वाले अपराध के लिए जो सज़ा निर्धारित की गई है वह सादा कारावास जो कि 1 माह तक की हो सकेगी या जुर्माना जो कि 200 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। और धारा 352 में जो अपवाद दिए गए हैं, जो कंडीशंस दी गई हैं, उसके अधीन ही धारा 358 के अपराध माने जाएंगे। इस प्रकार आज की वीडियो में हमने धारा 358 सेक्शन 358 तक जाना। आगे के सेक्शन पढ़ने के लिए आगे के वीडियोस भी बने रहिए और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।